वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे विद्यालय अभिलेख पर। ये कल से कंटिन्यू है और कल हमने लाभ, विद्यालय अभिलेखों के लाभ के विषय में हम जानकारी उपलब्ध करा रहे थे, जहाँ पर विद्यालय को जो लाभ होते हैं उनके विषय में हम चर्चा कर चुके थे। आज उसी टॉपिक को हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बात करते हैं अध्यापकों को लाभ। अध्यापकों को लाभ कौन कौन से होते हैं? किसी भी विद्यालय अभिलेख के द्वारा, जो पुरातन विद्यालय अभिलेख हैं उनके द्वारा जब शिक्षक को वे अभिलेख मिलते हैं तो उन अभिलेखों से सबसे पहले छात्र के व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है कि छात्र किस व्यक्तित्व का है, वह किस चीज़ में अच्छा है, कौन सी चीज़ उसकी कमज़ोर है। ये आंकिक तौर पर उसे एक आकलन देने में यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण रूपेण जो उसमें अंकित किया गया है वह पूर्ण रूपेण सत्य हो, परंतु कभी कभी जैसे छात्र की किसी विशेष कोई प्रॉब्लम उसके समक्ष आई, उसके कारण उसके अंकों का निर्धारण सही नहीं कर पाए, या कोई कमेंट्स किसी बात विशेष के कारण उसकी एंट्रीज में, रिकॉर्ड्स में डाल दिया गया, तो ये पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन आंशिक तौर पर छात्र के व्यक्तित्व और उसके जो सक्षमताएं हैं उसके विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। तो जो अध्यापकों को पहला लाभ होता है विद्यालयी अभिलेख से, वो किसी भी छात्र के व्यक्तित्व की जानकारी हमें मिलती है और उस जानकारी के आधार पर हम अपनी स्ट्रेटजीज को पूर्ण रूप से बनाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रतिभा एवं क्षमता का विकास। किसी भी छात्र की जो विशेष गुण उसके अंदर होते हैं वह सब विद्यालयी अभिलेखों में अंकित किए जाते हैं। जब वे अंकित किए जाते हैं तो उनका अंकन के आधार पर शिक्षक को उसके जो एक प्री नॉलेज होती है छात्र की, उसको याद करने में सहायता मिलती है और वह उन प्रतिभाओं का, उन सक्षमताओं का पूर्ण रूप से दोहन कह सकते हैं कि उनको आउटकम्स, मतलब उससे आउटपुट लेने के लिए वह उनका उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श हेतु आवश्यक। मैंने यहाँ पहले ही बात कही कि जो भी व्यक्ति है, अगर हम सही से विद्यालयी अभिलेखों का अवलोकन करते हैं किसी भी छात्र के, तो उससे हमें बहुत गहन जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगर बच्चे की किसी भी कॉपी का या किसी भी चीज़ का हम आकलन करें तो उसमें केवल उसकी राइटिंग्स या वही शिक्षक नहीं देखता, बल्कि वह उसके लिखने का ढंग, उसके लिखते वक्त उसके जो विचार होते हैं उनका ढंग, उनकी लिखने की जो प्रवृत्ति है उसकी विशेषता, और उनके आधार पर उनकी मानसिक योग्यता का भी आकलन करता है। उससे वह शिक्षक उस छात्र को जो परामर्श अथवा निर्देशन देना होता है, भाई छात्र को निर्देश भी दिया जा सकता है और छात्र को किसी बाह्य कार्य के लिए परामर्श भी दिया जा सकता है, तो उसका निर्देशन करने में उसे सहायता मिलती है। नेक्स्ट है योग्यता एवं सक्षमता में वृद्धि में सहायक। ये केवल छात्र की नहीं, यहाँ पर मैंने पहले भी लिखा कि प्रतिभा और सक्षमता का ज्ञान, जो प्रतिभा बच्चे के अंदर है केवल उसका ज्ञान मात्र ही काफी नहीं है, कदम और आगे ले जा रहे हैं। यहाँ ज्ञान होने के बाद हमने निर्देशन और परामर्श को इसमें इंक्लूड किया और उससे एक कदम आगे बढ़े तो उसकी सहायता से, जो निर्देशन और परामर्श बच्चे को दिया जा रहा है, उसकी सहायता से बच्चे की जो योग्यता है उसमें और उसकी जो सक्षमता है उसमें लगातार वृद्धि की जाती है। और यह किसी भी शिक्षक की
वास्तविक जो अभियोग्यता है उसको भी आगे बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी भी बच्चे को हम उसको निर्देशित करते हैं तो केवल छात्र आगे नहीं जाता, उससे हमें जो सीखने को मिलता है, हमें जो उसकी जो समस्या का निराकरण करने के बाद हमारे अंदर जो ज्ञान बढ़ता है, जो अनुभव हमको मिलता है, उसका भी हमारी योग्यता का भी उसमें विकास होता है। हमसे मतलब शिक्षक की योग्यता का भी उसके द्वारा विकास होता है और उसकी सक्षमता और बढ़ती है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक की पहचान हेतु प्रमाण। अब विशिष्ट बालक यहाँ पर जो विद्यालयी अभिलेख है वह किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व को बताता है। अगर वह व्यक्तित्व को बताता है तो वह उसकी कमी और उसके गुण दोनों का बराबर उसमें अंकन करता है। जब उसके जो अच्छाइयाँ थी, प्रतिभा, सक्षमता, उसके द्वारा हम उसके गुणों का अवलोकन कर रहे थे। यहाँ पर जहाँ हम विशिष्ट बालक की स्थिति का ज्ञान कर रहे हैं, यहाँ पर हम अब कमी की तरफ आ रहे हैं। अगर हमें किसी विद्यालय अभिलेख से बच्चे की किसी कमी का ज्ञान होता है तो हम उस ज्ञान के आधार पर उस तथाकथित जो कमी है उसको निकालने के लिए भी प्रयासरत होते हैं। अगर बच्चा किसी वजह से किसी कमी का शिकार हो गया है और वह विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है, विशिष्ट बालक में बच्चा बहुत प्रतिभाशाली भी हो सकता है, बहुत गुणी भी हो सकता है, और बच्चा कुछ पढ़ने में अक्षम भी हो सकता है। ये दोनों ही बच्चे किसकी श्रेणी में आते हैं? प्रतिभाशाली की श्रेणी में भी आते हैं, और विशिष्ट बालक यानी जो मूढ़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, जो अन्य बुद्धि है, वो सब जो सामान्य से नीचे के स्तर के हैं वो सब विशिष्ट बालक की श्रेणी में भी आते हैं। तो उनकी पहचान हेतु हमारे पास क्या होता है? विद्यालय अभिलेख एक प्रमाण के तौर पर भी यूज किए जाते हैं। और केवल प्रमाण की बात नहीं होती, यहाँ पर प्रमाण के साथ साथ हमें यह भी जानकारी उपलब्ध होती है कि बच्चे के अंदर किस प्रकार की कमी है और उस कमी का हम किस प्रकार निराकरण कर सकते हैं। यह जो निराकरण की जो विशिष्ट अवधि है, यही अध्यापक को लाभ होता है कि अगर वह स्वयं उस चीज की जानकारी, मान लीजिए वो विद्यालय अभिलेख ना दे, उसे उस जानकारी को होने में काफी समय लगेगा। और अगर वह उस विद्यालय अभिलेखों को का खुद अवलोकन करता है तो उस अभिलेख के मार्फत उसे बच्चे के स्तर का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है और उसकी जो स्तर में जो कमियां हैं वह उसको अपने अनुभव के आधार पर भाप सकता है। तो यहाँ पर जो अवधि है वह कम होती है और साथ ही साथ बच्चे के अंदर के गुणों का विकास करने में उसको सहायता मिलती है। और उसके लिए एक प्रमाण होता है कि भाई आपका बच्चा पिछले गत वर्ष में उसके अंदर ये कमियां थी, ये उसके अभिप्रमाण है और उसके उन कमियों को हमारे द्वारा इस प्रकार हमने दूर किया है। तो एक तरीके से हमारे पास एक एविडेंसेस होते हैं जो बच्चे के विशिष्ट बालक होने के थे और उसकी सहायता से हमने उसकी जो विशिष्टता है उसे सामान्य की ओर अग्रसरित किया और सामान्य से प्रतिभा की ओर अग्रसरित कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग है अभिभावकों को अवगत कराने हेतु प्रमाण। ये मैं यहीं पर बातचीत कर रहा था उसकी कि जो प्रमाण हमारे द्वारा दिए जा रहे थे वे केवल अपने अध्यापक के लिए, अपने लिए थे। हमारे जो प्रमाण दिए जा रहे थे वे अध्यापक के अपने प्रमाण थे। यहाँ पर हम उन प्रमाणों को एविडेंस के तौर पर अभिभावकों को दिखाने के लिए भी प्रयोग करते हैं ताकि अभिभावक भी हमारी समस्या से अवगत हो सकें। देखिए, किसी भी बालक के लिए दोनों ही पक्ष बेहद आवश्यक हैं। छात्र के लिए अभिभावक के द्वारा भी क्रियाशीलता आवश्यक है और अध्यापक के द्वारा भी क्रियाशीलता आवश्यक है। यहाँ छात्र के साथ साथ अभिभावक भी क्रियाशील होना चाहिए और अध्यापक भी क्रियाशील होना चाहिए। चूंकि हमारे पास जो अध्यापक के पास जो छात्र रहता है, कोई भी
बच्चा अगर पढ़ने आता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे तक हमारे पास अपना समय गुजारता है। उस समय के बाद वह अभिभावक के पास रहता है। अगर हमारे संरक्षण में जो कार्य हमारे द्वारा दिया जा रहा है या किया जा रहा है, उसके साथ साथ अगर अभिभावक को भी हमारे द्वारा कंटिन्यू मोटिवेशन प्राप्त होता है और वह हमें सहयोग देते हैं, तो उस परिस्थिति में हमारी जो सक्षमता है, जो हमारे कार्य करने की क्षमता है, उसमें कई गुना इजाफा या वृद्धि लगातार होती है। तो ये जो प्रमाण है यह केवल हमारी जानकारी के लिए या बच्चे की पहचान के लिए ही आवश्यक नहीं है। यह प्रमाण हमारी अभियोग्यता, हमारी सक्षमता, हमारे कार्य करने की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है विद्यालय के अन्य व्यक्तियों हेतु उदाहरण पूर्ण। किसी भी विद्यालय में किसी भी छात्र को जब हम पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाने के दौरान विद्यालय में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो छात्र हमारे निर्देशन पर लगातार करता है और वह कभी कभी एक रिकॉर्ड बन जाता है। ऐसे छात्र के द्वारा की गई ऐसी एक्टिविटी विद्यालय के आगामी शिक्षण सत्र के हेतु लगातार उदाहरण स्वरूप दी जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति, किसी अध्यापक का कोई भी छात्र कहीं पर किसी स्टेट लेवल की मेरिट या नेशनल लेवल की मेरिट को क्रॉस करता है और वह उस मेरिट में अपना स्थान लेकर आता है, तो उस स्थिति में जो वह छात्र है, वह प्रशिक्षणार्थी है, वह बच्चा है, वह पूरे जनपद, पूरे राज्य अथवा देश के लिए एक उदाहरण के तौर पर, एक नज़ीर के तौर पर हमारे अन्य व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अमुक बच्चे ने उक्त सन में हमारे विद्यालय से पूरी यूपी की मेरिट में स्थान ग्रहण किया। ये जो स्थान ग्रहण करने की जो स्थिति है, यह क्या हुई? उदाहरण। अब बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन मिलता है, एक उत्प्रेरण मिलता है कि इस विद्यार्थी ने ऐसा किया तो हम उसको और बेहतर कर सकते हैं। यही क्या है? विद्यालय के अन्य व्यक्तियों हेतु उदाहरण। यहाँ पर कार्य करने की जो क्षमता का विकास हुआ, उसमें एक नज़ीर जुड़ गया। उस नज़ीर के जुड़ने से हमारी जो क्रियाशीलता है वह और अधिक बढ़ गई। अब नेक्स्ट है विश्वसनीयता हेतु। हम जब भी किसी बात को स्वयं कहते हैं तो वह एक स्तर तक मान्य होती है। अगर हम किसी बात को कह रहे हैं और केवल कह रहे हैं, उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, तो वह बात अधिक समय तक मानने योग्य नहीं होती। कोई एक बार मान लेगा, 2 बार मान लेगा, लेकिन अगर उसके साथ साथ प्रमाण भी मिल रहे हैं, प्रमाण भी दिए जाते हैं और प्रमाण रखे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और उन प्रमाणों की सहायता से हम अपनी बात को तथ्यात्मक तौर पर रखते हैं, तो जो व्यक्ति हमारी बात से सहमत नहीं भी होता, वह व्यक्ति हमारी बात पर विश्वास पूर्ण रूप से करता है, क्योंकि उसके प्रमाण उसके साथ साथ उसको दिखाए या बताए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो अध्यापक है वह विद्यालय अभिलेखों में लिखे गए, अंकित किए गए उन प्रमाणों की सहायता से अगर अपनी बात को तथ्यात्मक तौर पर रखता है, तो वह अभिभावक को तो लाभ पहुंचाता ही है, अध्यापक को तो लाभ पहुंचाता ही है। वह अभिभावकों से सहयोग प्राप्त करने में, अपने कलीग्स जो उसके साथी अध्यापक हैं, प्राचार्य हैं या अन्य कोई भी है,
उनसे सहयोगात्मक स्थिति को ग्रहण करने में भी काफी हद तक सहयोगपूर्ण होते हैं। ये अभिभावकों को लाभ मिलता है किससे? विद्यालय अभिलेखों को देखने मात्र से, उनका एक अवलोकन करने मात्र से। यहाँ पर इसके अलावा जो अध्यापकों को लाभ होता है विद्यालय अभिलेखों का, किसी भी कार्य को सटीकता से करने में भी उसे लाभ होता है। मतलब कार्य की योजना बेहतर करने में उसे कार्य योजना निष्पादन में, किसी भी कार्य योजना को करने में उसकी कार्य को एक परिणति रूप परिणाम तक पहुंचाने में भी अभिभावक को विद्यालय अभिलेखों से लाभ मिलता है। वह उसकी जो कार्य योजना है उस पर पूर्ण रूप में कार्य करने में सक्षम भी होता है और उससे प्रभावी तौर पर निर्देशित करने में के साथ साथ उसको एक प्रभावी परिणाम तक पहुंचाने में भी उसे लाभ मिलता है। कार्य को गुणवत्तापूर्ण एवं कुशलता से पूर्ण करने में सहायक। यही बात मैंने यहाँ पर अभी दर्शाई है कि जो ऊपर मैं कह रहा था उसको एक अलग तरीके से लिखा है। अभी मैं यहाँ पर आपको हेडिंग्स दिखाई देता हूँ जो यहाँ पर हैं। अब यहाँ बात करते हैं छात्र को लाभ। छात्र को क्या लाभ मिलता है? विद्यालय अभिलेख का छात्र को क्या उत्प्रेरण में क्या लाभ मिलता है? कोई भी विद्यार्थी है जब उसे यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति हमारे कक्ष में प्रथम स्थान पर रहा है, तो वह अपनी स्वयं की कमियों का आकलन उस व्यक्ति से करता है, अपने कार्यों का आकलन दूसरे के कार्यों से करता है। ऐसी स्थिति में कंपैरेटिवली अगर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बच्चों के अंदर होती है, बच्चों की मानसिक तौर पे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आप निष्पादन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में छात्रों के अंदर एक कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। और यह जो अभिरुचि उत्पन्न हुई है, यह अगर लगातार बनी रहे तो ऐसी परिस्थिति में आपके रिजल्ट में सुधार होना यह एक बेहद सजग प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर उत्प्रेरण में अर्थात छात्र को उत्प्रेरित करने में कि भाई उस व्यक्ति द्वारा देखो कितना बढ़िया
रिज़ल्ट तैयार किया गया है उसका कितना बढ़िया रिकॉर्ड रहा है, और आपको जो है इस तरीके से अगर कार्य करें तो आप भी अच्छे छात्रों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये क्या है, ये एक प्रकार का उत्प्रेरण मोटिवेशन। नेक्स्ट है स्वरुचि एवं कार्य में लगन पैदा करने में सहायक। छात्र के अंदर जब हम किसी बच्चे को उसके अभिलेख या उसके रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, कोई उसके द्वारा किए गए कार्य का एक डाटा तैयार करके उसके समक्ष रखा जाता है, तो वह उस पर स्वयं संज्ञान लेता है और अपनी रुचि के अनुरूप उस कार्य में एक नवीन लगन, नवीन क्रियाशीलता उसके अंदर आती है, और यह उसकी रुचि को और बढ़ा देता है अगर उसे सही मोटिवेशन मिलता है तो, और वह उस कार्य को पूर्ण लगन के साथ करता है, और यह उसकी कार्य क्षमता को विकसित करने में हमारी सहायता प्रदान करता है। विशिष्ट क्षमताओं के विकास में सहायक। विद्यालय के अभिलेख यह एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन कराने में हमारी सहायता करते हैं, और जब हम एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन कराते हैं तो अगर वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आ जाता है, ऐसी स्थिति में एक बच्चे की जो क्षमता है वह दूसरे बच्चे के अंदर ना होने पर भी वह उसके साथ स्वयं के कंपैरिजन और उसकी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति उसे उस कार्य को प्रति सजग और बेहतर करने की योजना के लिए उत्प्रेरित करती है। यहाँ पर अगर किसी बच्चे में उस प्रकार की क्षमताएं ना भी हों तो भी वह उन कार्यों को करते वक्त अपने आप में सजग और बेहतर करने के प्रयास के कारण एक नवीन क्षमताओं का विकास करता है, और यह उसके अंदर एक विशिष्टता की श्रेणी तक उसे लेकर जाने में पूर्ण रूप से सहायक होती है। नेक्स्ट है नवीन निर्देशन एवं कार्यकुशल व्यवहार की ओर अग्रसर। जब किसी छात्र को हमारे द्वारा कोई निर्देशन दिया जाता है तो वह उसमें अपने भी विचारों को जोड़ता है। उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह उसकी कार्यकुशलता को दर्शाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा और उससे बेहतर करने के लिए जो नवीन निर्देशन दिए जाते हैं, नवीन रूप से निर्देशित किया जाता है, किसी और चीज़ में उसकी इंक्लूडिंग की जाती है, तो उसके द्वारा उसके कार्यकुशलता में, उसके व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं सीखना, लर्निंग। और वह उस लर्निंग के मार्फत, उस लर्निंग की सहायता से और अच्छा कार्य और बेहतर प्रदर्शन अपने कक्षा के अंदर बनाता है।
और वही उसकी नेक्स्ट अगली सत्र की जो अभिलेख है उसमें अंकित हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक और लिख सकते हैं इसी में, नवीन सत्र के अभिलेखों हेतु नवाचार एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रयास। छात्र को जो सबसे बेहतर लाभ होता है वह यह कि वह जब उस चीज से जो कुछ सीखता है वह उसके नवीन सत्र में अब अंकित होता है और उसकी प्रतिभा और क्षमता के विकास के साथ साथ उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को भी उसके द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन को भी प्रदर्शित करने हेतु उसे और मोटिवेट करता है और वह प्रदर्शन लगातार बेहतर स्थिति में आता जाता है। तो ये जो स्थिति है ये छात्र को विद्यालयी अभिलेखों से के अंकन से प्राप्त होता है। अगर किसी विद्यालय में अभिलेखों का अंकन ना किया जाए तो ऐसे में बच्चे यह बता पाना, एक मौखिक तौर पर जानकारी रखना वो अलग बेहतर है, लेकिन अन्य व्यक्ति जो उससे परिचित नहीं है उस तक उन सारी चीज़ों का पहुंचना यह इतना आसान भी नहीं है। तो विद्यालय अभिलेख अपने आप में स्वयं में बहुत ही गुणवत्तापूर्ण, एक बहुत ही सजग कार्रवाई है जिसका पूर्ण होना अत्यंत अनिवार्य है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है विद्यालयी आलेख के उद्देश्य। मैं यहाँ पर छात्र वाला और दिखाई देता हूँ। विद्यालयी आलेख यानी स्कूल रिकॉर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स। विद्यालयी आलेख के उद्देश्य, यहाँ पर जो विद्यालयी आलेख की व्यवस्था है उसमें कुछ उद्देश्य होते हैं। वे उद्देश्य एक सिस्टमेटिक तरीके से लिए जाएं तो हम कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य को विद्यालय के संचालन में सहायता मिलती है।
सबसे पहला, क्योंकि जो विद्यालय अभिलेख हैं वे फिर जो विद्यालय के प्राचार्य हैं या प्रधानाचार्य हैं उनके अंडरटेकिंग ही रखे जाते हैं, उनके निर्देशन पर ही रखे जाते हैं। तो सबसे पहली सहायता किसको मिलती है? विद्यालय के प्रधानाचार्य प्राचार्य, ठीक है। प्राचार्य को विद्यालय के संचालन में सहायता मिलती है। विद्यालय की संचालन में सहायता मिलती है। अब ये सहायता कैसे मिलती है भाई? विद्यालय की जितनी भी एक्टिविटी होती है, विद्यालय में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, चाहे वह किसी भी कार्य योजना की हो, वे समस्त कार्य योजनाएं विद्यालय के प्राचार्य के अनुमोदन पर ही चलती हैं। अब उन समस्त क्रियाओं को संचालित करने के लिए, चाहे वह आपका किसी भी प्रकार का रजिस्टर हो, चाहे वह आपके टाइम टेबल हो, चाहे वह आपका उपस्थिति पत्रक हो या पंजीकृत रजिस्टर हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्टर या कोई भी अभिलेख है, उस अभिलेख को जो अनुमोदन होता है वह प्रधानाचार्य द्वारा होता है और उसका संचालन विद्यालय, संपूर्ण विद्यालय का संचालन प्रधानाचार्य की अनुमोदन और उनके द्वारा ही किया जाता है। इस कारण से सबसे ज़्यादा सहायता किसके द्वारा मिलती है? किसको मिलती है? अभिलेख की प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल साहब। नेक्स्ट है शिक्षकों को जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं, शिक्षकों को जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं उनके ज्ञान और उनके शिक्षण में सुधार के लिए ये अभिलेखों से सहायता मिलती है। विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था एवं छात्र संबंधी क्रियाओं एवं व्यवस्थाओं के सुधार में सहायता मिलती है। जो है वो विद्यालय निरीक्षक, प्रबंध समिति, कार्यकारिणी समिति के विद्यालय संबंधी सूचनाओं को आधार प्रदान करने में सहायता मिलती है। मैं इन सबको एक साथ लिखे दे रहा हूं। प्रशासनिक एवं शासकीय कार्यों को आधार प्रदान करने में सहायक। मैंने दो तरीके से लिखा। कोई भी प्रबंध समिति है वह अपने कार्य को सूचना देना चाहती है, कोई भी शासकीय अधिकारी है, केवल विद्यालय निरीक्षक की बात नहीं,
कोई भी शासकीय अधिकारी है वह इस चीज़ को कर सकता है कि भाई मैंने यहाँ पर उस चीज़ के संपूर्ण चीज़ों को एक तरीके से मंथन करके लिख दिया कि प्रशासनिक और शासकीय कार्यों को आधार प्रदान करने में सहायक। कोई भी विद्यालय अभिलेख है वह किसी भी व्यक्ति के कार्यों को, किसी भी बच्चे के कार्यों को कभी भी चेक कर सकता है। अब उसको अगर अभिलेख हैं, रिकॉर्ड्स रखा हुआ है, तो वह उसको चेक कर उससे आगे भी बढ़ा सकता है, उसके प्रति कोई कार्रवाई कर सकता है, तो उसकी सहायता करता है। पर्यवेक्षण और निर्देशन में सहायक। पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में सहायक। यहाँ मैंने इसी चीज़ को बस कुछ मॉडिफाई करके लिखा है। इसके बाद विद्यालय के विकास की योजनाओं को तैयार करने में सहायता मिलती है। विद्यालय विकास एवं सामाजिक गुणों के विकास में सहायता। अब यहाँ पर मैंने सामाजिक गुणों की बात कही है। ये विद्यालय विकास तो नॉर्मली दिखाई दे रहा है कि भाई मैंने कई बार इस चीज का जिक्र किया है, पर बात आती है सामाजिक गुण। तो ये जो सामाजिक गुण है यह इस कारण से यहाँ पर डेवलप होता है कि जो विद्यालय अभिलेख हैं वे हमसे लगातार किसी अन्य से हमारी प्रतिस्पर्धा का निष्पादन कराते हैं। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के गुणों को स्वयं पर्यवेक्षित कर रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं, तो वह हमारे द्वारा किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य लगातार कंपैरेटिव स्थिति, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के निष्पादन की स्थिति को प्रायोजित करता है। जब हम किसी के गुणों को देखते हैं तो हम स्वयं उससे आकलन करना प्रारंभ करते हैं। यह एक मानसिक गुण है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मानव का। वह भले ही दूसरे से कंपैरिजन कर रहा है, अगर वह बुराई देख रहा है तो वह उसके अपने अंदर भी उन दुर्गुणों को समाप्त करने की स्थिति को भी जागृत करता है। अगर वह अच्छाई देख रहा है तो उन गुणों का स्वयं में आत्मसात करने की प्रवृत्ति को वह दृष्टिगोचित करता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम विद्यालय का विकास कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम समाज में उस व्यक्ति के गुणों का भी विकास करते हैं, और यही विद्यालय अभिलेख की एक सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। इसके बाद चूँकि 1 मिनट रह गई है केवल, तो मैं यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के साथ इसी टॉपिक को और 2-4 पॉइंट्स लेकर क्रियाशील कर रहा हूँ, और इस पॉइंट के बाद मैं ये जो लिखा है इसको आराम से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन में सहायता। विद्यालय अभिलेख है तो उससे किसी भी छात्र के शैक्षिक मूल्यांकन को करना बेहद आसान होता है, और लगातार हम यहाँ पर छात्र की जो शैक्षिक योग्यता है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, जो उसके अन्य गुण हैं, उनका विकास की यहाँ बात करते हैं, तो उनका मूल्यांकन लगातार किया जा रहा होता है। इस मूल्यांकन की सहायता से हम लगातार अपने और छात्र के गुणों का विकास करते रहते हैं। धन्यवाद। एक से दिखा।